ऑस्ट्रल एशिया के मंगोल खाना बदोश किस मजहब के पैरोकार थे? उनका ज़ाब्ता अखलाक क्या था? आखिर ये मंगोल थे कौन जिन्होंने मगरबी यूरोप और इस्लामी दुनिया को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया? क्या ये तातार थे जैसा कि गलती से उन्हें यूरोप में तातार कहा गया? आज भी कोई अगर रेल गाड़ी में सवार होकर मास्को से होकर झील भिकाल लेक बाइकल पहुंची तो ठीक एक रोज की मसाफत के बाद रास्ते में पड़ने वाला दरियाए ओनोन उबूर करके मंगोलिया जा पहुंचता है। लेन पूल के तहकीक के मुताबिक मंगोल बाकी कबीलों की तरह का एक कबीला था, लेकिन वो उन कबीलों में अपनी मनफर द इज्जत जरूर रखता था। इन आबादियों के जनूब में सहराए गोबी था, जहां देगर कबाइल सारा साल पाने और अपनी जानवरों के लिए चारा तलाश करने में सरगर्दा रहती थी। उनकी तमाम उम्र शिकार करते गुजर जाती थी। जानवरों की नस्ल किशी उनका पेशा था। उन्हीं जानवरों से वो गोश्त, दूधा, ऊन और चुड़ा हासिल करती थी। घोड़ियों की दूध से वो एक मखसूस शराब तैयार करती थी जिसे खमीर कहते थे। उनका गुजर बसर जानवरों की खालों के लीन दीन पर होता था। इन जहान इन दीन जबों और बाल परूली हमलों और उनके चीरा दस्तियों से महफूज रहने के लिए चीन को खराज या फीक्स अदा करती थी। इस दूर अफ्ताद इलाके के बारे में मालूमात 13वीं सदी में दस्तयाब हुए, जब दो यूर चीन अंग्रेजों फरीज जान और फरीबर वलीम ने इलाके में पहुंचकर बाकी दुनिया को इन कबाइल के बारे में मालूमात फराहम कें। इसके अलावा मार्को पोलो के सफर ने दुनिया को मंगोल और चीन के बारे में मालूमात फराहम कें। आज भी वो मंगोलिया में वैसे ही रो रहे हैं जैसे सदियों पहले रहा करते थे। मर के पेशकश मंगोलों का रहन सहन मंगोल लकड़े के फरीम के ऊपर बनाए जाने वाले गोल से खीमों में रहते थे। उन्हें योर्ट कहा जाता था। उसकी छत पर तेल से भीगा हवानमदा होता था, जिस पर सफेद चोना फेर दिया जाता। ये ढांच बर्फ या बारिश के पानी और तंद तेज हवाओं से खैमे को महफूज रखता था। खीमों का दरवाजा शमाल की जानिब रखा जाता था। दूर से ये खीमी मशरूम की तरह दिखाई देते थे। इन खीमों को छकड़ों के ऊपर भी निसब किया जाता था। हजरत करते वक्त ये खाना बदोश अपने खीमे या तंबू उठाकर साथ ले जाते थे। कीमतों की जगह का इंतखाब करते वक्त वो गर्मे और सर्दी के मौसमों को मद्देनजर रखती थी। छोटी खीमों के साथ बड़ी खीमें भी होती थी, जिनका तूल वो अर्ज 30 फट तक होता था। ऐसी खीमों की तामीर के लिए जरूरी इमारती सामान बैलगाड़ियों के जरिए लाया जाता था। खीमों की दरवाजी रंगदार होती थी। इन दरवाजों पर खूबसूरती के लिए पूदी, बीलें और दरख्त भी लगाए जाती थी। मंगोल जंगली जानवर और परिंदे भी पालने की शौकीन थी। खीमों के अंदर फर्श पर सूखी घास डाले जाते थे, जिसको जानवरों की कहालों और हाथ से बने दरियों से ढांपा जाता था। खीमों के अंदर औरतों के बैठने की जगह मर्दों से हटकर बनाई जाती थी। खीमों के अंदर मौजूद आतिशदानों से जरा हटकर घर का मालिक का वच पर बैठता था, जैसे कि वसत में धुएं के अखराज के लिए एक सुराख रखा जाता था। खीमों के अंदर बैठने का एक मखसूस इंतजाम, सिटिंग अरेंजमेंट होता था। घर के मालिक के का वच से आगे उसका भाई, फिर उसकी आगे उसकी बीवी का भाई, और उसी तरह बलहाज रतबा नशसतें लगाए जाते थे। मंगोलों का मजहब 1183 अदारा किताब घर, जहां तक मंगोलों की मजहब का ताल्लुक था, वह शमानी नजरिए शमानिज्म की एक किस्म थी, जिसमें परवहत या मौलवी का किरदारशमान अदा करता। वो दुनिया में राइज मुख्तलिफ फलसफों के बारे में दरस देता। वो बीमारों के लिए इलाज तजवीज करने वाला, रूहों को कंट्रोल करने वाला और चौकीदार का किरदार अदा करने वाला होता था। दिया वो खैमे के अंदर बद दरवाजे के दोनों इतराफ लटकाए गई होती थी। उन बतों से उन खाना बदोशों के जहन में मौजूद इंसानी तसव्वुर का पथ चलता है। इन बतों के साथ साथ पुस्तान की शक्ल की छोटी छोटी चीजें इस मकसद के लिए रखे गई होते थे कि वो उनके जान व माल और जानवरों की हिफाजत करेंगे। उनका अकीदा था कि इन अशिया की मौजूदगी से उनके जानवरों का दूध बढ़ता था और उनके बच्चे सेहतमंद पैदा होते थे। मंगोलों के खैमों में रेशम की मौजूदगी का पथ चलता है। वो लिबास के अलावा खैमों को भी सलक से सजाती थी। रेशम उनकी यहां एक कीमती चीज तसव्वुर किया जाता था। अगर कोई उनमें कुछ चोरी करने की कोशिश करता, इसी एक नाकाबिल तलाफी जर्म तसव्वुर किया जाता था और इस जर्म की सजा मौत होती थी। इन मुकद्दस बतों को सुई धागे से ही कर तैयार किया जाता था। खाना बदोश ये काम बड़े खुशी, इज्जत और फख्र से करती थी। उनका कहाना किसी जायका या लज़्ज़त के बगैर होता था। हर वो चीज जो कहाई जा सकी वो कहा लेती थी। हराम हलाल की उनकी हां कोई तमीज न थी। किसी को बड़ी रगबत से कहाती थी।
भीड़ी को काट कर कहा जाती थी। लोमड़ियां और घोड़ी उनकी दस्तरख्वान की जीनत थी। जब कभी कहानी को कुछ ना होता था तो इंसानी गोश्त भी कहानी से नहीं चौंकती थे। उन्हें जो मैं भी कहाती देखा गया है। उनका कहना था, हम उनको इसलिए कहाते हैं कि ये हमारे बेटों का खून चूसते और गोश्त कहाते हैं। उन्हें चोही भी कहाती देखा गया। कहानी की जगह को वो न किसी कपड़े से ढांपती, न कहानी के बाद हाथ साफ करते, बल्कि अपने कपड़ों से हाथ साफ कर लेती। दिलचस्प बात यह है कि उनके पास न गंदम, न रोटी, न सब्जी और न कहाना पकाने का तेल था तो सिर्फ गोश्त ही गोश्त था। गोश्त भी वो मिकदार में इतना कम खाती थी कि ये मिकदार उनकी पर मुश्तमद जिंदगी से मुताबकत नहीं रखती थी। कहाते वक्त उनकी हाथ गोश्त से जुड़ी चर्बी से भर जाती थी, जिन्हें वो चमड़ी की अपनी बूटों से या घास से या जो चीज सामने आती उससे साफ कर लेती। मंगोलों की आदात, एतवार और उनकी खुराक पर बात करते हुए अगर उनकी कशीद करदा शराब का जिक्र न किया जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। जैसा कि पहले जिक्र आ चुका है कि मंगोल घोड़ियों के दूध को शहीद करके शराब बनाती थी। पहले घूंट पर वो जबान पर छोती थी, जब गले से नीचे इड़ती तो मुंह में बादामों के दूध का सा जायका महसूस हो जाता। उनकी बनाई हैरब नशा आवर और पेशाब और थी। मंगोलों के यहाँ एक दूसरी किस्म की शराब भी तैयार की जाती थी। इसका नाम कॉस्मोस था और यह कबीले की एलिया तबकी के लिए तैयार की जाती थी और उन्हीं के लिए मखसूस थी। पेकर भाग जाना, भौंक कर गलपाड़ा मचाना और देसी गनार की आवाज पर डांस करना, शोर मचाना और कहखे लगाना उनका मामूल था। नशे में वो मजीद पैते और दूसरों को मुकाबले में पैने के लिए चैलेंज करते। जिस शख्स को चैलेंज दिया जाता, इसके कान जोर जोर से खींचे जाते, ऐसा लगता जैसे कानों के साथ साथ उसका गला भी कहंच जाएगा। मंगोल इस शख्स के सामने से तालियां बजाते, डांस करते और शोर करते गुजरते, बालकल ऐसी जैसे वो किसी को बड़ी दावत के लिए मदऊ करें या उसका मजाक उड़ाएं। एक शख्स भरे प्याले को उठाता, दूसरे लोग दाएं बाएं से उस प्याले को थाम कर नाचते गाते किसी मेहमान की तरफ बढ़ते, लेकिन जब मेहमान पैने के लिए हाथ प्याले की तरफ बढ़ाता तो वो उसी पीछे खींच लेती। ये अमल उसी तरह होता जैसे किसी बच्चे को छेड़ा जा रहा हो। जब मेहमान के सब्र का पैमाना छलकने लगता, वो शराब का प्याला उसको दे देती। ज्यों वो ये पैता जाता, सब मेजबान तालियां पैटती जाती। यही अमल आज की मगरबी दुनिया में चंद तब्दीलियों के साथ देखा जा सकता है। किताब घर की पेशकश मंगोल औरतों की जसामत मोटी होती थी। जिस औरत की नाक मोटी होते वो खूबसूरत तसव्वर की जाती थी। मंगोल औरतें चेहरे पर अजीब किस्म की रंग फिर लेती थीं। बाज औकात उसका रेगरी में अपना चेहरा ही बगाड़ लेते हैं। मंगोल मर्द घोड़ों को गैर मामूली अहमियत देती थी। वे एक दूसरे के पीछे भाग कर लुत्फ इंदोज होती थी, लेकिन इस शौक पर उन्हें मोरिद इल्जाम नहीं ठहराया जाता था क्योंकि वो औरतों के साथ बस्तर में जाने की बजाय घोड़े की पैठ पर सवारी करना पसंद करती थी। मंगोल औरत सिर्फ उमूर खानादारी तक महदूद न थी, बल्कि दूध दोहना और भारी काम करना जैसे घोड़ा गाड़ी चलाना वगैरह भी करती थी। वो मर्दों के साथ लड़ाई में भरपूर हिस्सा लेती और खैमे भी गाड़ती थीं। मंगोल औरत का लिबास कुछ यूं था कि उसका ऊपरी हिस्सा वो कपड़े से किसकर बांधती थी, क्योंकि उस वक्त तक औरतों के जीर जामा लिबास का तसव्वुर भी सामने नहीं आया था। पांव में छड़े या नमदी का जूता पहना मकबूल था। शदीद सर्दी और बर्फबारी में मंगोल औरत का लिबास जानूर की कहाल और फर होता था। मर्द भी सारा साल इस लिबास में नजर आती थी। मौसम गर्मा में अमीर मंगोल औरत रेशम, काशन और सलक का लिबास इस्तेमाल करती थी। काटन मुल्क चीन से आती थी, जिससे वो सर के ऊपर सजावट के लिए इस्तेमाल करती थी। आहद हाजिर की तरह अहल चीन कदीम जमानों से तिजारत के शाबी में फाल नजर आती हैं। शादी ब्याह के मौके पर बीवियां खरीदी जाती थीं। जिन लड़कियों के दाम ज्यादा बढ़ाई जाती वो बैठी रहीं तावक्ती के भूत न हो जाए। बाप के मरने पर उसका बेटा बाप की बीवियों पर अपना हक समझता और इन तमाम को अपनी बीवी बना लेता, सिर्फ उसकी सगी मां इस सलूक से मुस्तली थी। मंगोल औरत मिजाजा अखड़ मिजाज और मुनाह पहुट होती थी। एक अंग्रेज रुब्रुक का कहता है कि औरतें बच जनते वक्त घोड़ी बनकर जनती थीं। ये वो माहौल और जमाना था जिसमें मंगोलिया की चीफ चंगेज खान ने आंखें खोली। ये वो लोग थे जो एक एक माह घोड़े की पीठ से उतरती नहीं थी और कहाना पहना उसके ऊपर ही पसंद करती थी। घड़ दौड़, एक दूसरी से अलजा पड़ना और एक कबीली का दूसरी कबीली पर चढ़ा दौड़ना उनका मामूल था। मगलूब कबीली को लोट मार का सामना करना पड़ता।
उनकी औरतें उठा ली जातें और आपस में बांट ले जातें, यानी मर्दों की गलतियों और कमजोरियों की सजा कदीम दौर से औरतों ही को भुगतना पड़ती है। आज की इस जदीद दौर में भी कबायली झगड़ों को खत्म करने के लिए जब सुलह की कोशिशें की जाते हैं तो कमजोर को ताकतोर से अपनी जान खलासी करवाने की बदली में अपनी औरतों और लड़कियों को मुखालिफों को पेश करना पड़ता है, चाहे वो उनसे बाकायदा शादी रचाएं या वैसी ही बांदी बनाकर रखें। ये कबीह रस्म आज भी संदा और बलूचिस्तान में जारी वसारी है। मंगोल कबीलों की बाहमीना चाकी की बदौलत वो बैरून हमला आवरों के लिए तरानवाला बने हुए थी और किसी मरकजी रहनुमा की अदम मौजूदगी में एक दूसरे से बरसर पैकार रहकर कमजोर हो चुकी थी। मंगोलों की जिंदगी कठिन, वहशियाना और इंसानी अखलाक से आ रही थी। जिसकी लाठी उसके भेंस का उसूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उनका ज़ाब्ता अखलाक था। उनकी सोच का महवर उनका दुश्मन होता था। जो इंसान चाहे मंगोल हो या गैर मंगोल, अगर एक दुश्मन की हैसियत से उनके दिमाग में घस जाता तो वो तब तक चीन से न बैठते जब तक उनका नाम वंशान न मटा देते। इस मखसूस जहनियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि हम कभी भी अपने किसी नौमौलूद बच्चे का नाम हटलर या शिवाजी नहीं रखेंगे, लेकिन मंगोलों की हाँ एक अजीब तरीका राइज था कि वो अपने दुश्मन के नाम पर अपने बच्चे का नाम रख देते थे। जैसी तमियोजिन के बाप योगनी ने अपनी बच्ची का नाम अपनी उस बहादुर व दुश्मन के नाम पर रखा जिसे उसने उन्हीं दिनों में मगलूब किया था। अतमाजिन सिर्फ 9 बरस का था जब उसका बाप चल बसा। बाद मौरखीन के मुताबिक इस वक्त तमीम जिन की उम्र 13 बरस थी। कहा जाता था कि योगे को जहर दिया गया था। बाप की औलाद में से बड़ा होने के सबब तमुजिन को बाप की मसनद पर बैठाया गया। इस मसनद पर जो हर लिहाज से कांटों की एक भी थी। 13 बरस की एक बच्चे का सरदार बनकर बैठना इस जमाने की कबाइले और नीम वहशी माहौल में नहायत कठिन और जान जोखों का काम था। इस अमर से इस बात का अंदाजा लगाना कलाई मुश्किल नहीं कि तमुजिन को इब्तदा से है कि न मुसाइद हालात का मुकाबला करना पड़ा। अगली सबक में उसका तफसीली तज़किरा मौजूद है। जब इस बच्चे को कैदी बना लेना किसी तौर मुश्किल न था, इस बच्चे ने खुद को जंगजों के तौर पर मनवाने के लिए जरात और हिम्मत का मुजाहिरा तो जरूर किया होगा। जब मर जाना और मार देना रोजमर्रा का अमल था, उम्र के बच्चे का जिंदा बेजान या एक बजी सीकम न था। साबित कदमी और जवान मर्दी जैसे खुसूसियात इसकी गैर मामूली शख्सियत की 2 वाज़ेह पहलू के तौर पर नजर आती हैं। जिस्मानी तौर पर वो अपने हम उम्र लड़कों से मुमताज नजर आता था। इसकी शानी हमवार और जल्द गंदमी माइल थे। आंखों की खानदाने भूरीपन के सबब वो भूरी आंखों वाले मगल खलाती थी। तबादा कम गोथा, लेकिन जब बात करने के लिए लब हलाता तो दूसरा कोई लब न थरकुता। छोटी उम्र में वो घड़सवारी का खौफ दौर कर चुका था और गली की रखवाली जैसे फराइज अदा करके घड़सवारी की गर सेक चुका था। लेकिन मंगोल दस्तूर के मुताबिक अभी तक इसका शुमार बच्चों में किया जाता था। लेकिन एक झड़प के नतीजे में उसके हाथों उसके सोतीली भाई की कत्ल ने उसी जंगजुओं की फहरिस्त में शामिल कर दिया। अब इसी मर्दों के साथ बैठकर कहाना कहाने और आग के आलाव की गर्द बैठने की इजाजत थी। इससे कब्ल वो बच्चों के साथ लड़ झगड़ कर कहाने पर मजबूर था। मंगोलों का कौल था कि जो लड़ी झगड़ेगा नहीं वो चराहगाह कैसी हासिल कर सकता है। जोलड़ी और खून बहाए बगैर मुमकिन ही नहीं था। अब घर की पेशकश किताब घर की पेशकश जो उन तमियों जिन इस मुश्किल सूरत हाल में रहनुमाई के लिए अपने मां पर ज्यादातर इन्हिसार करता था। जाती तौर पर वो आलिया पाए का बहादुर और जोश व खरूश से भरपूर था। ये 2 खूबियां क़ियादत के लिए वैसी है जरूरी थीं जैसे जिस्म के लिए रूह, लेकिन उन 2 खूबियों की ज्यादातर जरूरत इस जमाने के एतबार से मैदान जंग में थी। जमाना अमन में इन खूबियों के अलावा और भी खूबियों की जरूरत थी जिनमें तजर्बा सरफहरसत था। इस तनाजर में तमाजिन तमाम तर मंसूबा बंदी अपने मां पर छोड़ता था, जबकि 2 सिर्फ अपने घोड़ों, अपनी असलहे और जंगे साज व सामान और जोर बाजों पर तवज्जह मरकूज रखता था ताकि वक्त आने पर वो दुश्मन के दरमियान बहादुरी की जौहर दिखा सके। उसकी मां फौज के सरकर्दा अफसरों और रियासती मशीर जो उसके गर्द थे और जिन पर उसका खावंद या योगे अपनी जिंदगी में मशहूरों के लिए तकिए करता था कि साथ मिलकर मंसूबा साजी करती थी। इस तरह तजमिया जिन के पश्त पर तजर्बकारों का एक ठोंक टियक था। उन्होंने तमाम कबाइल के सरदारान की तरफ पैगाम भेजे कि वो तुम जिन के लिए दोस्ताना ख्यालात को जगह दें और उन जगहों का इंतखाब करें जहां बौक्त जरूरत दस्तों को जमा किया जा सके।
दूसरी तरफ हमीद, जिनके जहन में एक मुमकिना जंग का नक्शा अभर रहा था, वो सोती जागते घोड़े पर सवार अपने तीर कमान से दाएं बाएं ऊपर नीचे निशाने लेता नजर आता था। उसकी तरफ से ताकत का यह मुजाहिरा एक बेकार शोना था, बल्कि उसकी लश्करियों और हमायतियों के खून को गरमाने का एक अंदाज था कि वो उसकी क़यादत की गर्मी के बारे में किसी गुलाम नबी का शिकार न रहें। तवानाई और ताकत का मंगोलों और हमसाया तातारियों की मुकामी जबान में बहुत से कबाइल का एक सरदार के मातहत मुज्तमा हुआ और दाखिलाता थे इस लफ्ज से अंग्रेजी अल्फाज की डिक्शनरी से उर्दू अभरा। ये वही और दा था जिस पर याज विकई की बला शरकत गैर हुकूमत थी और उसकी सरदारी उसकी मौत के बाद उसकी नाबालग लेकिन जरी बेटी को मुंतकल हो गई थी। और दो बहुत से अलीहदा कबीलों पर मुश्तमल था, जिसमें हर एक का अपना एक सरदार था। ये तमाम सरदार या कटी की क़यादत पर राजी थी। वो क़यादत का अहल था और तमाम सरदारान को अपनी दुश्मनों के खिलाफ उसकी क़यादत और सयादत की अहमियत का यकीन था। लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ और वो अपने पीछे 13 बरस का एक नातजर्बहकार नौजवान छोड़ गया, तो कुछ सरदारान को इस लड़के की क़यादत की अहमियत पर शक था, चनांच दो बगावत पर माइल हो गए। बागी सरदारों में से दो खास तौर पर यह तसव्वुर करते थे कि क़यादत पर उनका हक है और वो खान की उस मर्तबे के लिए एक नो-आमूज लड़के की निस्बत ज्यादा मौजू हैं। चनांचा उन्होंने एक दूसरे के साथ इतिहाद कर लिया और दूसरे कबाइल को भी आमादा करने की सय की कि वो उनके साथ देता कि वो 13 बरस की इस ना तजर्बाकार में जिनसे उनकी गुलो खलासी करा सकें। उनकी ज़ैरकमान में 1000 आदमियों पर मुश्तमल लश्कर जरार था। बागियों के उन दूसर करदा रहनुमाओं के नाम ते चौट और चामों का थी। किताब कफर HTTP पेशकश इस वाकई को तारीख के दूसरी जाविये से देखें तो बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि तमियो जिनकी अहल कबीला और इतिहादी कबाइल या जोकी की आंखें बंद होती है, क्यों दिलहार बैठी, उसकी वजह उनकी अपनी कीमती जानें और चराहगाहें थीं। इससे कबल 2 याज़बक्सी के जीत कली महफूज थे। वो इंसानों की एक ऐसी बहती थी जहां कानून जंगल का चता था, लेकिन उन्हें शक था कि बाज कई के बाद उसकी बीवी उनकी कलाई तौर पर हिफाजत न कर सकेगी। चनांच में जिन जब बाप को जहर दिए जाने की इतला पाकर पहुंचा तो तमाम लोग अपना बोरिया बस्तर बांधा कर रवाना होने को थी। तेमो जिनके कानों ने सुना, उसकी मां धाई दे रही थी, वापस चलो वापस चलो, याजकी का बड़ा बेटा तुम जिन बड़ा दलावर है आ रहा है और तुम्हारी मुकम्मल हिफाजत करेगा, जैसे बाज दकने करता था। लोगों का जवाब था कि बाज दकने की देदा और ना देदा दुश्मनों की ताकत इस 13 साला लड़की से बहुत ज्यादा है। वो हमें गाजर मौले की तरह काट कर हमारी औरतें और माल मुएशी हाँक कर ले जाएंगी। और बात कुछ ऐसी गलत भी न थी, क्योंकि खाना बदोशी की उस माहौल में वो एक कुश्ती पर सवार थी जिसका अब मिलाह कोई न था। याजदिकी का जीर तसरुफ अलाका सब्जी के लिहाज से बेहतरीन था। दूंदियों का पानी उसे सैराब करता था, चारा वाफिर था और पीने के पानी की क़िल्लत न थी। ये सब खूबियां इस दौर के लिहाज से ऐसी थीं जिनकी हिफाजत के लिए जंगजुओं के तलवारों की जरूरत थी। बहरहाल याजोंकने की बीवी औलोन शराबी के बावजूद लोगों की एक अक्सरियत उन्हें छोड़कर चले गए और जो लोग पीछे रह गए वो तादाद में कलील और जंगजुई के एतबार से किसी खास दर्जे पर फाइज न थे। जब तमाजिन ने अपनी कबीली का फिर पर अपने हाथ में लिया तो मुस्तकबल सवाए गैर यकीनियत अनसर्टेनिटी के सिवा कुछ न था। एक अक्सरियत जो मगलों को छोड़ कर गई थी, उनमें कई बड़े नाम थे जिनके साथ सैकड़ों अफराद की तलवारें थीं। अगर यहां पर पाजूकी की एक बड़ी दुश्मन तरगा ताए का जिक्र न किया गया तो वाकयात का तसलसल एक टूटी जंजीर की मानंद होगा। ताए जूत कौम का यह सरदार तरगा ताए अपनी कौम के लिए बहुत कुछ करने का मुतलाशी था ताकि वो उसे महकूम कौमों से निकालकर हाकम कौमों में शामिल कर सकी। वो मगलों के अजली दुश्मन थे, लेकिन बाज वंकी की तलवार की काट के सामने उस कबीले की मजाल न थे कि सहराए गूबे की उस पार बड़ी नीयत से देख भी सकी। जब याजोकई की मरने की खबर उन तक पहुंची तो ताई सरदार खुशी से दीवार न हो गया। इसने समझ लिया कि जिस मौके का वो बरसों से इंतजार कर रहा था वो घड़ी आन पहुंचे है। इसने अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें ये खुशखबरी दी। लोगों ने दरियाफत किया कि अब क्या लाइहा अमल इख्तियार करता है। ताई सरदार का जवाब था कि मैं तुम लोगों को ऐसी वादी में न ले चलूं जहां का मौसम खुशगवार, पानी और गोश्त वाफिर है, जहां भूरी और तरछी आंखों वाली औरतें उनकी राह तक रही हैं। ये सुना था कि जूत कौम की दशी दीवाना वार खड़ी हो गई और बोली, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
जंग क्या थी? लोट मार का बहाना था। इस जंग के लिए लोट मारती तरह इम्तियाज मोटिवेशन फैक्टर थी। इशारे की देर थे, ये वहशी लोग टोलियों की शक्ल में शोर गोगा करते शमाली गूबी की तरफ भाग पड़े और दिन रात मंजिलों पर मंजिलें मारते मगलों की सरजमीन पर जाधम के मगल खैमों में होका आलम था। मजीद ये कि हमला भी खबरे में किया गया था। वहशी ताए जॉट कौम के लोग हर मगल जैसे में घस गए और कत्ल व गारत और लौट मार शुरू कर दे। खुद तरगाताए इस खीमे की तरफ बढ़ा जिस पर मगल फिर या फिर फहरा रहा था, जिसका मतलब था कि यह सरदार का खीमा है। तरंगा ताए को इस दिन सिर्फ तमीम जिन जिंदा या मर्दा चाहिए था कि उनके अगर एक मर्तबा ये कांटा निकल जाता तो फिर सब कुछ तरगा का था और फिर तरगा के हाथ रोकने वाला कोई ना होता। जब तरगा ने तमीम जिन के खैमे पर हल्ला बोला तो इसकी ढाल बने वाला कोई न थामा सवाए तमीम जिन के सौतेले भाई कहार के हमें, जिन ने आफियत उसे में जाने के जान बचाए। कहार ने घस बैठियों पर इंधा धन तीरों की बारिश कर दी, जिन्होंने मुखालिफिन के पेश कदमी को रोका। इस हंगामे का फायदा उठाकर तुम जिन की निकला और घोड़ी सिर पट भगाता चला गया। बाद में कहार भी उसके पीछे आ गया। दुश्मन भी हार मानने के लिए तैयार ना था। वो जानता था कि तुम जिन को काबू करने का उससे बेहतर मौका न उससे कब्ल मिला था और न आइंद मिल सकेगा। चनांच वो कोई गलती करने पर तैयार न थी। जमिया जिन का तौक़िब इस बंच पर किया गया कि कब तक इसकी घोड़ी उसका साथ देगी, आखिर कहीं तो थक कर गिरेगी। उधर जमा जिन और उसके भाई की कोशिश ये थी कि कहली मैदान से जल्द से जल्द निकलकर पहाड़ियों की ओट या दरख्तों की आड़ मिल जाए तो फिर उनके बीच निकलने की अमकान है। ताक़िब मुसलसल जारी था। रोशनी गायब हो रही थी और शाम की महीब साए फैलते चले जा रहे थे। इन सायों में कोई जान बचाने की जदोजहद कर रहा था। तुम जिन को एहसास था कि उनके घोड़ों के सख्त कम हो रही है और अगर जल्द है उन्हें आराम और खुराक न मिले तो वह मजीद न चल पाएंगे। लेकिन ताक़ब करने वाले उन्हें आराम की मोहलत देने पर किसी तौर तैयार न थे। आखिर खतरा सिर पर आन पहुंचा। इस अफरातफरी में वो और कार छड़ गई। हुआ यूं कि जब ताक़ब करने वाले दर्शन सिर पर पहुंच गए तो कसार दाएं तरफ निकल गया और जाने से कब्ल तजम्मा जिन को मरने का कोई इशारा न दे सका, जिसकी वजह से तमाजिन घोड़ा दौड़ाता सईधा निकल गया और कसार मर गया। तमाजिन आगे बढ़ा तो सामने एक फाड़ पाया। इसके पास पीछे मरने का कोई मौका न था। चनांच घोड़े होगा ता सीधा फाड़ पर चढ़ा गया। दुश्मन नाफिल न थी, उन्होंने उसे फाड़ पर चढ़ते देख लिया था। चनांच पहाड़ का मुहासिरा कर लिया गया। तमाजिन पहाड़ की चोटी पर पहुंच कर रख गया। इसे और उसके जानसार घोड़े को आराम तो मैसर आ गया था, लेकिन तवानाई कहां से आती? जानूर और इंसान दोनों के पास कहानी और पेने को कुछ न था। चंद रोज गुजरी तो हालत गैर होना शुरू हो गए। अब इसके सिवा कोई चारा न था कि कोशिश करके दुश्मनों का घेराव तोड़ा जाए। जैसे तैसे घोड़े को लेकर पहाड़ से नीचे तो उतर आया, लेकिन भाग न सका। दुश्मनों की ताजा दम घोड़ों के सामने उसकी भूख से लागर घोड़े की कुछ न चली। जल्दी दो रिश्तों की जनी में था। हुक्म के मुताबिक उसे पाब जंजीर कर दिया गया। तरिताए क्वातला भीज देगे कि उसका दुश्मन जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी खुशी की कोई इंतहा दरे। काम हो जाने पर वापसी का ऐलान हुआ। ताए जूत शोर मचाते और ढोल पेटते वापस चल पड़ी। सबसे बड़ा माल नकीमत तुम्हें जिन की शक्ल में घोड़े की पीठ पर ऊंधा पड़ा था। इसे हाथों और गर्दन से मनसलक झड़ी पहनाई गई थी। मौत इसका मुकद्दर थी। घर बार लट चुका था। मां, बहन और छोटे भाई की खैर खबरां उसे मालूम न थे। इन हालात की वहशत में जमा जिन ताए जूत कौम का कैदी बनकर ले जाया जा रहा था, लेकिन कुदरत को तमा जिन की जिंदगी मंजूर थी। रास्ते में जंगल और नदी की तलसमाती माहौल ने थेकी मांदी लश्कर को आराम की तरगीब दी। ताए कौम ने चारी और पानी से फायदा उठाने के लिए जंगल में पड़ाव डाल दिया। कैदी तजमिया जिन को एक खीमी में झकड़े लगाकर बैठा दिया गया और पहरी पर एक मुहाफिज तैनात कर दिया गया। चंद रोज यूं ही गुजर गई। वहशी रोजाना रात दिन फतह की शादियाने बजाती और रक्स सरूद की महफल सजाती। एक रात जब सब नशी में बदमस्त होकर घोड़ी बीची कर सोए तो चंगेज को अपनी जैसी में गैर मामूली खामोशी का एहसास हुआ। इस एहसास के साथ खीमी से बाहर झांका तो अकलूती मुहाफिज को भी सूती पाया। बजले ही तेजी से आजादी का ख्याल ऊद आया और तजमा जिन ने झटरी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और मुहाफिज के सिर पर दे मारा। वजनी झटरी ने मुहाफिज की नींद को बेहोशी में बदल दिया और जमा जिन को खीमा गाह से निकलकर बाहर जाने का मौका मिल गया।